Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover some more topics from the chapter The National Movement Second Phase. So here in this video we will start from the mobilization of the peasants. तो जब इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ तो ब्रिटिश रूल के स्टार्ट होने के साथ कंट्री में अलग अलग जगह पर कई बार पीजेंट्स ने रिवॉल्ट किया. फिर जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसमें भी पीजेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए. तो इस तरह से इनका पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किया गया. किसान सभा ने इंडिया में जितने भी ब्रिटिश थे और ब्रिटिश के जितने भी एजेंट्स थे लाइक जमींदार एंड ऑल, इनके खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया. इसके बाद एक स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई और वो स्ट्रेटेजी थी पीजेंट्स को इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मोबिलाइज करना. तो फाइनली दे वर सक्सेसफुल. इन्होंने कांग्रेस ने इंडिया के पीजेंट्स को, किसानों को इसमें पार्टिसिपेट करवाया. जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने इंडिया के पीजेंट्स यानी किसान जो थे वो जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे उन्होंने उसके लिए उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम किया. 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया और इस सत्याग्रह को स्टार्ट करने के पीछे रीजन था कि जो बढ़े हुए टैक्सेस थे, जो किसान को बढ़े हुए टैक्सेस पे करने थे, उसके खिलाफ ही सत्याग्रह शुरू किया गया. मतलब ये करना था डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को कि ये टैक्सेस जो बढ़ाए गए हैं इन्हें कम कर दिया जाए. और पीजेंट्स, किसानों से जुड़े हुए जितने भी काम किए गए उसमें गांधी जी इस काम में क्लोजली एसोसिएटेड थे. उन्होंने भी बढ़ चढ़कर किसानों के लिए कुछ काम किया. नाउ नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट द सेकेंड फेज. जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया, उसके विड्रॉल के बाद जितनी भी रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज थी वो फिर से रिवाइव हो गई, फिर से शुरू हो गई. 1924 में रेवोल्यूशनरीज लीडर ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को बनाया और इसको बनाने के पीछे जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो पर्पस था, दैट वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश थ्रू एन आर्म्ड रेवोल्यूशन. वो चाहते थे वेपन्स के थ्रू यानी आर्म रेवोल्यूशन के थ्रू ब्रिटिश को इंडिया से निकालना चाहते थे. 1925 में रेवोल्यूशनरीज के एक ग्रुप ने काकोरी उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन को रोका और उसमें से कुछ पैसा उन्होंने गवर्नमेंट का चुरा लिया तो नहीं कह सकते, ले लिया. और ये जो पैसा था ये इन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए यूज किया. और यही वो टाइम था जिस टाइम पर बहुत सारी इस तरह के जो सिमिलर इंसिडेंट हैं वो पूरे इंडिया में होते रहे. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेवोल्यूशनरीज को रोकने के लिए पूरी कोशिशें की. 1928 में रेवोल्यूशनरीज ने एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम सौंदर्य था उसको मार दिया, उसे एसेसिनेट किया, क्योंकि इस सौंदर्य नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक बार एक पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया था जिसमें लाला लाजपत राय थे. तो इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को काफी चोटें आ गई थी, काफी इंजरी हो गई थी और इस इंजरीज की वजह से लाला लाजपत राय की बाद में डेथ हो गई. तो इसलिए जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन रेवोल्यूशनरीज ने सौंदर्य नाम के उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया था. उसी साल में इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया. सोशलिस्ट वर्ड ऐड करने के पीछे जो रीजन था वो रेवोल्यूशनरीज को लगता था, भगत सिंह भी उसमें इंक्लूड थे, उन्हें लगता था कि हमारे जितने भी गोल्स हैं उसमें सोशलिज्म भी एक गोल होना चाहिए. HSRA के थ्रू जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने गवर्नमेंट को रेसिस्ट किया, उनके खिलाफ आवाजें उठाई. 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर एक बॉम्ब फेंका और इस बॉम्ब को फेंकने का पीछे रीजन ये था कि वो जो पब्लिक सेफ्टी बिल आया था वो उसके अगेंस्ट थे और उनका ये कहना था कि हमारे जो 31 लेबर लीडर्स को आपने अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ दीजिए, यानी पब्लिक सेफ्टी बिल को वापस ले लीजिए, 31 लेबर लीडर्स को भी छोड़ दिए और रिलीज कर दीजिए. और ये जो बॉम्ब जब इन्होंने फेंका उससे पहले इन्होंने कंफर्म कर लिया था कि ये बॉम्ब हार्मलेस हो और इससे कोई भी इंजर नहीं होना चाहिए. बॉम्ब फेंकने के बाद इन्होंने एंटी ब्रिटिश स्लोगन्स बोले, नारे लगाए और उसके बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया. रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सबसे ज्यादा बॉम्बे में स्ट्रांग रहा. यहाँ पर जो यंग मैन थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट को टारगेट करते थे. 1930 में इन लोगों ने कुछ यंग रेवोल्यूशनरीज लाइक बिनॉय बोस, बादल गुप्ता एंड
मीन्स इन तीनों ने लाइक बिनॉय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता तीनों ने मिलकर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स को मार दिया। तो जितने भी बाकी रेवोल्यूशनरीज थे उसमें जो सबसे फेमस रेवोल्यूशनरी माना जाता है दैट वाज सूर्य सेन। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को ऑर्गेनाइज किया। 18 अप्रैल 1930 में सूर्य सेन और उसके साथ कुछ रेवोल्यूशनरीज ने मिलकर चित्तागोंग में एक आर्मरी पर, पुलिस आर्मरी पर अटैक किया। और अटैक करने के पीछे जो रीजन था दैट वाज वहां से कुछ आर्म्स को निकालना, ताकि उन आर्म्स, उन वेपन्स को बाद में ब्रिटिश के अगेंस्ट यूज किया जा सके। सूर्य सेन को बाद में अरेस्ट किया गया और फाइनली सब्सिक्वेंटली ही वाज हैंग्ड, उसे फांसी की सजा दी गई। औरतों ने भी इस रेवोल्यूशनरी में, इस मूवमेंट में, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ये जो औरतें थी ये किस तरह से काम करती थी, ये कई बार जासूस की तरह से काम करती थी, जासूस नहीं, मैसेंजर्स की तरह से काम करती थी। और ये रेवोल्यूशनरीज को अपने घरों में शेल्टर दिया करती थी और कई बार ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक भी किया करती थी। तो जितनी भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में औरतों ने पार्टिसिपेट किया उसमें प्रीति लता वाडेडर ये एक मार्टीर हुई, शहीद हुई और इन्होंने कंट्री के स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी में साथ दिया। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ने अपनी मोमेंटम, अपनी स्पीड तब खो दी जब ब्रिटिश रेवोल्यूशनरीज पर उन्होंने अटैक किया और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में ब्रिटिश के साथ उनकी फाइटिंग हुई और उस फाइटिंग में वो उनकी जान चली गई। पूरा जो नेशन था, पूरा जो कंट्री इंडिया था, वो उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट की डेथ पर, इन बहादुर रेवोल्यूशनरीज की डेथ पर पूरे कंट्री में शोक था, पूरा कंट्री दुख मना रहा था। तो ये था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सेकेंड फेज। नाउ नेक्स्ट इज साइमन कमीशन 1927। तो साइमन कमीशन 1927 क्या था? नवंबर 1927 में गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया और उस कमीशन का काम था इंडिया के जितने भी काम हैं, गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं उनको देखे, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 के कामों को देखे कि वो अपना काम किस तरह से कर रहे हैं और इसको सुपरवाइज करने के साथ साथ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनके लिए वो सजेशन दे, एडवाइस करे। इसी कमीशन को, ये जो गवर्नमेंट ने कमीशन अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 के कामों को देखने के लिए, सजेशन देने के लिए, इसी को बाद में साइमन कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो इसके चेयरमैन थे, हिज नेम वाज सर जॉन साइमन। सो उनके नेम पर ही इस कमीशन को साइमन कमीशन बोला गया। लेकिन जो इंडियंस थे इस साइमन कमीशन के आने के बाद एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड थे, काफी नाराज थे। नाराज होने के पीछे रीजन ये था कि इस साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे दोज वर ऑल इंग्लिशमैन, ये सारे इंग्लिशमैन थे, इसमें इंडियंस नहीं थे। और गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन के आने के साथ ही सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। जब ये कमीशन इंडिया आया तो कांग्रेस ने इस कमीशन को बायकॉट किया और 4 फरवरी 1928 को इसका वेलकम पूरे इंडिया में हड़ताल के साथ किया गया। यानी इस कमीशन के आने के साथ पूरे इंडिया में हड़ताल की गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे भी पूरे कंट्री में लगाए गए और पूरे कंट्री इंडिया में इसके अगेंस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यानी रोड पर उतरकर हड़ताल भी की गई और धरना नहीं एक्चुअली कह सकते हैं, प्रदर्शन किए गए। नाउ नेक्स्ट इज पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कुछ सालों से लोगों के दिमाग में बढ़ती जा रही थी और फिर जब 1928 में एनुअल सेशन हुआ, कांग्रेस ने अपनी एनुअल मीटिंग की तो कांग्रेस ने वहां पे डोमिनियन स्टेटस की डिमांड रखी। उन्होंने कहा हमें गवर्नमेंट से डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस से बस थोड़ा सा ही कम था। वहां पर यह डिक्लेयर किया गया कि अगर 1 साल के अंदर हमें गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस नहीं देती है तो उसके बाद हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और कंप्लीट इंडिपेंडेंस से हमें कम कुछ भी नहीं चाहिए। फिर 1928 में जब ये रेजोल्यूशन लिया गया उसके 1 साल तक भी गवर्नमेंट ने इन लोगों की बात नहीं सुनी। फिर फाइनली दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने लाहौर में अपना एनुअल मीटिंग की, अपना एनुअल सेशन किया। वहां पर जवाहरलाल नेहरू इस सेशन के प्रेसिडेंट थे। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आजादी, पूरा
तो पूरे आज़ादी, पूरे राज्य की इन्होंने डिमांड की। यही इनका कंप्लीट इंडिपेंडेंसी इनका अल्टीमेट गोल था। इन्होंने अपने सारे कांग्रेसमैन, सारे कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे, उनसे लेजिस्लेचर से रिजाइन करने के लिए कहा और कहा कि आने वाले इलेक्शंस में वो पार्टिसिपेट ना करें। और इसी के साथ उस कांग्रेस की एनुअल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि जो 26 जनवरी होगा आने वाले टाइम में, अब से वो इसे हर साल इंडिपेंडेंस डे की तरह से ऑब्जर्व करेंगे, इसे मनाएंगे। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने एक दूसरा मास मूवमेंट स्टार्ट करने के बारे में यहीं पर सोचा। नाउ नेक्स्ट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। तो गांधी जी की लीडरशिप के साथ कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को फाइनली 1938 में लॉन्च किया और ये डांडी मार्च से शुरू किया गया। नाउ व्हाट इज मार्च टू डांडी? डांडी एक ये कोस्टल एरिया है जो गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में है, तो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है। ये चलकर यहाँ तक पहुंचे थे और यहाँ पहुंचकर इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सो लेट्स स्टार्ट। गांधी जी हमेशा गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए कुछ इनोवेटिव मेथड्स को सोचते रहते थे। इस बार उन्होंने क्या सोचा? इस बार इनका जो इनोवेटिव तरीका था वो था, उन्होंने सोचा कि हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। और क्या था कि जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इनकी मोनोपोली थी कि यही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और यही सॉल्ट को सेल भी करेंगे। मतलब अगर किसी को सॉल्ट चाहिए तो उन्हें किसी भी इंडियन को सॉल्ट चाहिए तो उसे गवर्नमेंट से लेना होता था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी अपने 78 फॉलोवर्स के साथ अहमदाबाद साबरमती आश्रम से निकले और वो गांधी जी और उनके सारे फॉलोवर्स ने डांडी की तरफ चलना शुरू किया। तो ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्टर्न पार्ट है। यहाँ पर 25 डेज तक लगातार पैदल चलकर ट्रेवल करने के बाद 385 किलोमीटर्स को कवर करते हुए महात्मा गांधी के साथ ये ग्रुप डांडी पहुंचा। यहाँ गांधी जी ने सॉल्ट बनाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, तोड़ दिया। उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को जब ब्रेक किया तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जल्दी ही सॉल्ट ऑपोजिशन गवर्नमेंट के ऑपोजिशन के लिए एक आम आदमी का सिंबल बन चुका था, यानी हम नमक तोड़कर ये जता रहे हैं कि हमें आपकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। ठीक ऐसे ही बहुत सारे मार्च किए गए इंडिया के अलग अलग जगह पर। लाइक तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने एक ऐसा ही मार्च किया तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम गुजरात तक। सरोजिनी नायडू ने भी अपनी जगह पर सॉल्ट डिपो के सामने प्रोटेस्ट किया। लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट किया। इसमें औरतें भी थी और औरतों ने भी बड़े लार्ज नंबर्स में इसमें पार्टिसिपेट किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बहुत सारे अनफिनिश अधूरे कामों को पूरा किया और उसको आगे लेकर आए कि हम इस कामों को भी पूरा करेंगे। पूरा कंट्री इसमें इन्वॉल्व था। इतनी हड़ताल की गई उस टाइम पर कि पूरा कंट्री स्टैंड स्टिल हो चुका था, यानी सारे काम रुक चुके थे। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिसेज का लार्ज स्केल पर बाइकआउट किया गया। जितनी भी फॉरेन की चीजें थी उनको खुली जगह पर इकट्ठा करके उनमें आग लगाई गई। लोगों ने टैक्सेस देना बंद कर दिया था और ये जब सब लोग ऐसा कुछ कर रहे थे इंडियंस, तो उनको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। उन पर लाठीचार्ज किया, उन पर गोलियां चलाई गई और ये पूरी ताकत के साथ किया गया। लेकिन कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटा। इंडियंस इस चीज से डरे नहीं। और ये जो मूवमेंट किया गया था ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इस नॉन वायलेंट मूवमेंट की रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ जब न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए गए, तो जब इस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में दुनिया में बाकी लोगों ने सुना, बाकी जगह के लोगों ने सुना, तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रीडम स्ट्रगल को ताकत मिली, क्योंकि बाकी दुनिया के लोगों ने इसकी बुराइयां की कि किस तरह से निहत्थे लोगों पर, बिना हथियार के लोगों पर किस तरह से इंग्लिश यानी जो हमारी गवर्नमेंट थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो किस तरह से अत्याचार कर रही थी, किस तरह से उनके लिए ब्रूटल हो रही थी। नेक्स्ट इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड दिस वी वुड स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, take care, bye bye, and do keep watching my videos. Thank you.